ठीक है। बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर होंगे बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि जैसी प्लेटों की शेप होगी वैसा कैपेसिटर का नाम होगा। अगर प्लेटें पैरेलल होंगी तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर प्लेटें स्फेरिकल होंगी तो स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल होंगी तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये सब कैपेसिटर आपके पास आएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात लास्ट क्लास में हम लोगों ने करी थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने क्या किया था बेटा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आपने लिख लिया है, जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। दो प्लेटें थी बेटा हमारी, प्लेटों का एरिया ए था, प्लेटों का सेपरेशन डी था, प्लेटों के बीच में वैक्यूम था। प्लेटों के बीच में क्या था बेटा, वैक्यूम था। एक प्लेट पॉजिटिव जो इंसुलेटेड प्लेट है, और एक प्लेट जो अर्थ से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है बेटा, ये हायर पोटेंशियल प्लेट है, ये नेगेटिव है। अर्थ की प्लेट अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है। नॉर्मली सर्किट में जब आप इसे लगाएंगे तो बैटरी की जो बड़ी वाली प्लेट होती है बेटा, बैटरी की जो बड़ी वाली प्लेट है वो हायर पोटेंशियल प्लेट है, और जो छोटी वाली प्लेट होती है वो अर्थ प्लेट मानी जाती है। ये वाली प्लेट जीरो पोटेंशियल प्लेट है, अर्थ वाली प्लेट है। तो आप इसे अर्थ से कनेक्ट कर दें या इस नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दें, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करती हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पर आप इसे अर्थिंग ना करके, यहां आप इसकी अर्थिंग ना करके क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव प्लेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने लिख लिया था डीवी अपॉन डी आर, सिग्मा की जगह लिख लिया था क्यू अपॉन ए। डीवी की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो 0 वोल्ट पर है, ये वी वोल्ट पर है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी। डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच में, डी। क्यू की जगह लिख लो सीवी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, वी से वी कट गया, सी की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी बेटा। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई किसकी, जब प्लेटों के बीच में कौन भरा हो, वैक्यूम भरा हो। प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो तो सी की वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दो बातें पता चली थी बेटा इससे हमें, कौन कौन सी बातें पता चली। पहली बात, कैपेसिटर की कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, एरिया सेपरेशन, मतलब साइज और शेप पर डिपेंड करेगी। कैपेसिटर के साइज और शेप पर डिपेंड करेगी। दूसरा, परमिटिविटी पर डिपेंड करती है, और परमिटिविटी किस पर डिपेंड करती है बेटा, बीच के मीडियम पर। आप मीडियम चेंज कर देंगे, परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। अगर हम यहां पर एक मीडियम डाल दें तो अब कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन एम ए अपॉन डी, या फिर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये आपकी परमिटिविटी चेंज हो गई। तो मीडियम पर डिपेंड करती है, और शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है बेटा। किस पर डिपेंड नहीं करती है, दो बातों पर, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। ये दोनों बातें सेम है बेटा। चार्ज, पोटेंशियल होगा तो चार्ज होगा, चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल भी नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये दोनों सेम बातें हैं, तो इनको अलग अलग नहीं लिखेंगे कि पोटेंशियल पर नहीं करती, चार्ज पर नहीं करती, ऐसे नहीं करेंगे। दोनों सेम बातें हैं, चार्ज पर नहीं करती तो पोटेंशियल पर भी नहीं करेगी। दूसरा, किस पर डिपेंड नहीं करती बेटा, नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ प्लेट। ये प्लेटें एल्यूमिनियम की हो, कॉपर की हो, किसी भी मटेरियल की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बातों को ध्यान से समझिए, मैंने कल वाली बातें सारी रिकॉल करवा रहा हूं बेटा आपको, लास्ट क्लास वाली बातें आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूं, जिससे अब चैप्टर आपका आगे कनेक्ट हो सके, चीजों के साथ जुड़ सके। बेटा किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं बेटा, पिछले क्लास वाले बात से कोई रिलेटेड बात अगर कोई आपको नहीं आ रही हो समझ में तो मुझे बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे शुरू कराता हूं। फटाफट बेटा, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट सोच के बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। नो सर। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है रौनक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, इसमें आगे चलेंगे, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही कैपेसिटी को हम अब आगे देखेंगे, कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम करता है। लेकिन इस बारी जो हम मीडियम डालेंगे बेटा यहां पर, वो
कंप्लीट मीडियम नहीं डालेंगे, पहले हम स्लैब डालेंगे और उसके बाद हम यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। एक बार कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे, एक बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक्चुअल में बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है, कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, चलिए पहले बिहेवियर ही समझ लेते हैं, फिर स्लैब डालेंगे, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, पहले बिहेवियर समझेंगे फिर हम स्लैब डालेंगे, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए मानकर चलते हैं बेटा, ये आपके पास एक कैपेसिटर था, ध्यान से समझिएगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, मतलब ये अंदर से पॉजिटिव है और ये अंदर से नेगेटिव है। ठीक है, ये प्लेट है बेटा आपके पास। अब इसके बीच में हमने डाल दिया मीडियम। अब क्यों डाल दिया जी मीडियम, क्या जरूरत है हमें मीडियम डालने की? भाई मीडियम डालने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। हमारा मोटिव क्या है बेटा? ज्यादा चार्ज स्टोर करना, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, ज्यादा एनर्जी स्टोर कैपेसिटी। कर। तो कैपेसिटी, वही कैपेसिटी मतलब चार्ज, चार्ज मतलब फील्ड, फील्ड मतलब एनर्जी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मोटिव तो एनर्जी है, लेकिन उसके लिए हमें चार्ज स्टोर करना है। चार्ज स्टोर मतलब कैपेसिटी बढ़ानी है, तो कैपेसिटी तो बढ़ती है, फॉर्मूला कह रहा है के ज्यादा डालोगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। मान लीजिए आपने मैक्सिमम कैपेसिटी करने की सोच ली, एक इंसुलेटिंग डाल दिया, इंसुलेटिंग मतलब मेटल प्लेट डाल दी। मेटल प्लेट डालने से के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मेटल प्लेट डालने से क्या होगा, देखिए बेटा क्या होगा। एक मेटल प्लेट की बात करते हैं हम, यहां एक मेटल की प्लेट डाल देते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट में मैं एक डाइलेक्ट्रिक की प्लेट डालूंगा यहां पर। पहले इनका बिहेवियर समझ लेते हैं बेटा, फिर कैपेसिटी तो हम निकाल ही लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ये है आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी ये इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर। और कंडक्टिंग स्लैब ये एक क्या है बेटा? कंडक्टिंग स्लैब है, ये कंडक्टिंग स्लैब है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, दोनों में कैसे चेंजेस आएगा। सबसे पहले तो चार्ज इंड्यूस्ड होगा। भाई ये भी चार्ज की बनी हुई है, ये भी चार्ज की बनी हुई है, ये भी एटम ही तो है, दोनों चीजें एटम की बनी हुई है बेटा। दोनों पर क्या आएगा? चार्ज आएगा। और जब चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो क्या दोनों पर सेम चार्ज इंड्यूस्ड होगा? आंसर है नहीं, दोनों पर सेम चार्ज इंड्यूस्ड नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, सारी बातें भूल जाओ इस समय, कोई टेंशन मत रखो दिमाग में, मेरी बातों पर फोकस करो। ये सारी बातें मैं रिकॉर्डेड भी आपको दूंगा, आराम से सुनना, लेकिन पहली बार का सुना हुआ सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, तो ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा इसी क्लास की। ठीक है, और ये देखिए बेटा, अब चार्ज कितना इंड्यूस्ड होता है, किसी कंडीशन में कितना चार्ज इंड्यूस्ड होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू प्लस माइनस Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। ये एक फॉर्मूला याद रखिए, Q इंड्यूस्ड का फॉर्मूला है ये। इंजीनियरिंग लेवल पर जब आप जेई की तैयारी करेंगे तो मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट फिलहाल के लिए याद रखो, किसी भी जगह चार्ज जो इंड्यूस्ड होता है वो इस फॉर्मूले से होगा। के क्या है यहाँ पर बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यू नॉट क्या है? वो चार्ज जो इंड्यूस्ड कर रहा है, वो चार्ज जो इंड्यूस्ड कर रहा है। और क्यू इन क्या है? वो चार्ज जो इंड्यूस्ड हो रहा है। अब सोचो मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होती है बेटा? सोचकर बताओ जरा। इंफिनिटी। मेटल के लिए इंफिनिटी होती है, तो जरा उस फॉर्मूले में के की वैल्यू इनफाइनाइट डालो जरा, कितनी आएगी? जीरो। जीरो, 1/0। अरे जीरो कैसे आएगी? के की सर वन वैल्यू बाई के इनफाइनाइट की डालो, वैल्यू जीरो हो जाएगी। 1/k की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी सर। हाँ, क्या इनफाइनाइट आएगी? क्या इनफाइनाइट आएगी? के की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, के की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी बेटा, लेकिन चार्ज इंड्यूस्ड कितना होगा ये बताओ? प्लस माइनस क्यू नॉट।
प्लस माइनस क्यू नॉट होगा बेटा। चार्ज इंड्यूस्ड कितना होगा, प्लस माइनस क्यू नॉट होगा। अगर के इनफाइनाइट डाल दिया तो चार्ज इंड्यूस्ड होगा प्लस माइनस क्यू नॉट। ठीक है, चार्ज इंड्यूस्ड कितना होगा बेटा, प्लस माइनस क्यू नॉट होगा। तो चलिए प्लस माइनस क्यू नॉट की बात कर ली, यानी अगर ये प्लस क्यू है तो ये होगा माइनस क्यू। यहां माइनस क्यू आ जाएगा और यहां आ जाएगा बेटा प्लस क्यू, यहां आ जाएगा प्लस क्यू, इस तरह से आ जाएगा। सेम चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटा। यहां पर जितना चार्ज यहां है 10 कूलाम, उतना ही आएगा माइनस 10 कूलाम। अब सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ चलता है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया, ये चला गया जी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब जो अंदर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जरा बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम अमाउंट के होंगे, जीरो हो जाएगा। सेम अमाउंट के होंगे, ऑब्वियसली सेम अमाउंट के होंगे क्योंकि सेम चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है बेटा। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो अंदर इलेक्ट्रिक लाइन नहीं जाती। हम क्या कहते हैं बेटा, किसी कंडक्टर के अंदर अगर हमने किसी दो प्लेटों के बीच में किसी कंडक्टर को रख दिया तो हम ये कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक लाइन यहां नहीं जाती अंदर। तो एक्चुअल में ऐसे होता है, इंड्यूस चार्ज इक्वल अपोजिट चार्ज आ गया और नेट फील्ड अंदर जीरो हो जाता है बेटा। ठीक है, ये तो कहानी हुई किसकी, मेटल की। मेटल। ये कहानी किसकी हुई बेटा, मेटल की। अब आ जाओ आप इंसुलेटर की बात पर। ठीक है, इंसुलेटर, ये सारी बातें आप बस रफली नोट कर लो। मैं आपको बहुत बढ़िया वीडियो भेजूंगा अपनी एक, ठीक है, उसमें आपको ये बातें बेटा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आ जाएंगी समझ में। ठीक है, वहां से चाहे तो आप नोट्स भी बना लेना, अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा बेटा, अब देखो यहां पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, के की वैल्यू कुछ समथिंग कुछ वैल्यू होगी उसकी, समथिंग कुछ वैल्यू होगी बेटा। मान लो के की वैल्यू 10 है तो 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 कितना आएगा बेटा, 9/10 आ जाएगा। ठीक है, 9/10। तो क्यू इन जो होगा यहां पर, जो ये चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो लेस देन क्यू नॉट होगा, जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो लेस देन क्यू नॉट होगा। यहां चार्ज तो इंड्यूस्ड होगा लेकिन थोड़ा वीक होगा। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या जीरो हो पाएगा, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा बेटा, आंसर है No, नहीं। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि उतना चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ जितना चार्ज इंड्यूस्ड होना चाहिए था इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए। ठीक है, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता बेटा, कंडक्टर के लिए अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर, तो आप इनकी कैपेसिटी विद स्लैब आराम से समझ लेंगे। फटाफट इनको कॉपी कर लो बेटा और मुझे बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको दोबारा डाउट क्लियर कर देता हूं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो राइट वाला केस है उसमें जो आपने मेटल के अंदर जो बताया ना, मतलब जो चार्ज जैसे इंड्यूस्ड होता है वो नहीं समझ आया, मतलब कैसे होता है। कैसे होता है, नहीं इक्वल होता है। इंड्यूस तो इस फॉर्मूले से होगा बेटा, चार्ज इंड्यूस का ये फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू नॉट 1 माइनस 1/K। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है कंडक्टर के लिए, इनफाइनाइट। तो जब आप यहाँ 1/इनफाइनाइट रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, Q इंड्यूस्ड Q नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
यस सर। तो सेम चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। अब अपोजिट हुआ है, सेम और अपोजिट, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अपोजिट जनरेट करेगा। तो अंदर नेट कितना हो गया? 0। और इंसुलेटर के अंदर नेट 0 नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट 0 नहीं होगा। ठीक है? यस सर। हाँ, चलिए बेटा, तो ये बातें आप लोगों ने समझ ली। ये बातें हम लोग आगे अभी यूज करेंगे, सिस्टम के अंदर यूज करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कौन सी स्लैब? कंडक्टिंग स्लैब। पहले कंडक्टिंग स्लैब की बात करेंगे, फिर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करेंगे। यही हमारा सिलेबस है, बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर यही सिलेबस है। पहले वैक्यूम के लिए, फिर मीडियम के लिए, फिर कंडक्टिंग स्लैब के लिए, फिर इंसुलेटिंग स्लैब के लिए। तो हम यहां लिखेंगे बेटा कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब के साथ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। तो क्या करते हैं बेटा, एक कैपेसिटर ले लेते हैं। प्लेट एरिया कितना है? प्लेट एरिया ए है, प्लेट सेपरेशन डी है। प्लेट एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी। ए इज द प्लेट एरिया, बी इज द प्लेट सेपरेशन। ठीक है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मेटल की प्लेट किस मटेरियल की है, तो मटेरियल का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कैपेसिटी हो गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नाउ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक, ना डाइलेक्ट्रिक नहीं, कंडक्टिंग। Now we place a conducting slab of thickness T. T is less than D. T thickness की slab between the प्लेटों के बीच में डाल दीजिए। लो जी, T थिकनेस की स्लैब प्लेटों के बीच में हमने डाल दी यहां पर। ठीक है, T थिकनेस की स्लैब प्लेटों के बीच में डाल दी। और हम जानते हैं जैसे ही प्लेटों के बीच में स्लैब डालेंगे, ये प्लेट पॉजिटिव, ये हो जाएगी नेगेटिव, और ये हो जाएगी पॉजिटिव, और ये तो नेगेटिव है ही। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा बेटा? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? इक्वल और अपोजिट दो फील्ड आ जाएंगे। बाहर प्लेट की वजह से राइट से लेफ्ट की तरफ, है ना? हाँ, इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, और अंदर राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है बेटा, दो फील्ड आ जाएंगे, अंदर नेट फील्ड हो जाएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे? एज वी नो इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? डीवी अपॉन डी आर। डीवी अपॉन डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। माइनस तो डायरेक्शन शो करता है, माइनस शो करता है बेटा फॉल ऑफ पोटेंशियल, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, और डी आर को क्या लिखेंगे बेटा? जरा मुझे सोचकर बताइए, डी आर को क्या लिखेंगे यहां पर? डी आर को क्या लिखेंगे? डी माइनस टी। डी माइनस टी, क्योंकि टी स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। टी स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहां पर है? बाहर। बाहर ही तो रह गया, अंदर तो 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट की वजह से। तो यहां पर जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया V अपॉन डी माइनस टी, और हम जानते हैं ऑल्सो E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई कमी आएगी नहीं। सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V अपॉन डी माइनस टी। सिग्मा को लिख लेंगे Q अपॉन A, V को लिख लेंगे Q अपॉन C,
क्यू से हो जाएगा, क्यू सी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी माइनस टी। ये आपका क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब की वजह से कैपेसिटी आ गई बेटा। सर आपने जो बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाती है, रिसीवर से 0 होती है, तो सर ये इक्वल कैसे होती है दोनों? बेटा इक्वल ऐसे होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। प्लेट के लिए, प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा अगर सेम चार्ज है। तो अगर यहां 10 कूलाम चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये -10 कूलाम, ये +10 कूलाम, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E। और अगर यहां पर हमने स्लैब डाली और यहां -10 कूलाम आ जाए और यहां +10 कूलाम आ जाए, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंदर, वो भी किसके बराबर होगा, E के ही बराबर होगा, सेम आएगा। तो जब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई होगा तो नेट अंदर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके सर। है ना। चलिए बेटा, तो इलेक्ट्रिक स्लैब की बात करेंगे बेटा। विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। पहले आप 2 प्लेटें लेंगे बेटा यहां पर, और प्लेट एरिया ए लेंगे, प्लेट सेपरेशन डी लेंगे। ए इज द प्लेट एरिया, वही सब बातें, प्लेट एरिया, डी इज द प्लेट सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन। अब क्या किया बेटा यहां पर, नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness small t is placed between the plate, प्लेटों के बीच में डाल देंगे बेटा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t is placed between the plate। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, k है यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अंदर 0 होगा, आंसर है नहीं। No, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EM, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा बेटा, अंदर ज्यादा होगा या बाहर ज्यादा होगा, सोचकर बताइए। अंदर फील्ड ज्यादा होगा या बाहर फील्ड ज्यादा होगा? अंदर। अंदर ज्यादा कैसे होगा बेटा, आप ये देखो ना, बाहर। यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा इधर भी आ गया, तो अपोज करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ गया थोड़ा, तो वो तो थोड़ा सा कम ही कर देगा ना उस वैल्यू को। इधर 10 न्यूटन पर कुलाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिट आ गया 2 न्यूटन पर कुलाम, तो अंदर नेट कितना हो गया 8 और बाहर नेट कितना हो गया 10, तो बाहर ज्यादा होगा। चलिए ये मैटर नहीं है बाहर ज्यादा है या अंदर ज्यादा है, लेकिन पता होना चाहिए। अंदर पोटेंशियल, जब फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा। पोटेंशियल हो गया बेटा V2, यहां पोटेंशियल हो गया V1। ठीक है, अब देखो बेटा, इनसाइड स्लैब, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं बेटा, बहुत आसान तरीके से। इनसाइड स्लैब चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है EM, dV कितना है V2, dr कितना है T। तो V2 की वैल्यू आ गई EM इंटू T। 1 नंबर इक्वेशन, V2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, EM इंटू T। अब आउटसाइड स्लैब की बात करो जरा। आउटसाइड स्लैब E इज इक्वल टू कितना है बेटा, dV अपॉन dr। E की वैल्यू कितनी रखेंगे E0, dV की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा V1, और dr की वैल्यू कितनी रखेंगे D माइनस टी। dr की वैल्यू रखेंगे D माइनस टी, क्योंकि हमें
बाहर वाला स्पेस देखना है, बाहर वाला स्पेस कितना है, d माइनस टी। सो v2 कितना आ गया बेटा, E नॉट d माइनस टी। सेकेंड इक्वेशन यहां तक बताइए बेटा, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, हमेशा पोटेंशियल तो V1 प्लस V2 होता है बेटा, डायरेक्शन होती नहीं बेचारे के पास, तो V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू आ गया, V1 आ गया बेटा हमारे पास, V1, ये तो दोनों ही V2 आ गए, नहीं ये V1 है, V1 आ गया E नॉट D माइनस टी प्लस EM इंटू टी, E नॉट D माइनस टी प्लस EM इंटू टी, दोनों की वैल्यू डाल दी बेटा। अब देखिए, अब मैं E नॉट और EM दोनों का रिलेशन निकालूंगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, ठीक है। रिलेशन क्या होता है बेटा, देखो रिलेशन समझ लो, थोड़ा सा यहां का स्पेस यूज कर लेता हूं मैं। E नॉट इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और EM कितना होता है बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M Q अपॉन R स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। तो यहां से आ गया EM इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K, इसको डायरेक्ट लिखेंगे बेटा हम लोग, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट अपॉन K टी, E नॉट अपॉन K टी। यहां तक मुझे एक बार बता दो बेटा, समझ में आ रहा है तो, क्योंकि इसके आगे तो बहुत आसान है, यहां तक बता दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर EM की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट ही आनी चाहिए। EM की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट, हाँ EM की वैल्यू नहीं आती बेटा, वो एप्सिलॉन M की वैल्यू आती है K एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E। जैसे एप्सिलॉन M की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K नहीं आनी चाहिए। हाँ वही आती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट K लिख लो आप EM की जगह, आप चाहो तो एप्सिलॉन नॉट K लिख लो, उससे भी यही रिजल्ट आएगा। आप EM की जगह एप्सिलॉन नॉट K लिख लो। सर आपने इन दोनों का रिलेशन क्या लिखा हुआ है? किसका रिलेशन बेटा, ये जो इन दोनों का, यस सर। इन दोनों का रिलेशन तो ये आ गया ना बेटा, ये दोनों कट गए तो यहाँ आ गया हमारे पास 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन M। तो ये सॉल्व करके आ गया E नॉट अपॉन EM इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। जैसे फोर्स का रिलेशन नहीं पढ़ा था, F नॉट अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन M इज इक्वल टू K, फोर्स का भी तो ये पढ़ा था बेटा, जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था, याद करो। सर सर हाँ बोल दो सुन रहा हूँ। सर इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। हाँ रिलेटिव, एप्सिलॉन R भी कहते हैं बेटा इसको, एप्सिलॉन R भी कहते हैं। आप पीछे नोट्स में जाएंगे तो मैंने आपको ये डेफिनेशन करा रखी है, 1-2 क्लास के बाद ही कराई थी बेटा ये वाली। और F को आप QE लिख देना तो QE से यही वाला रिलेशन आ जाएगा। चलिए बेटा, इसके बाद देखो V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन ले लिया, D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, और V की जगह लिख लेंगे आप क्या, Q अपॉन C, और E नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। सिग्मा की जगह क्या लिखें बेटा हम लोग, सिग्मा की जगह क्या लिखें, Q अपॉन A, सिग्मा की जगह हम लिखेंगे Q अपॉन A लिखेंगे, तो Q अपॉन C, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, Q से Q कट गया,
C की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन